हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले कह सकते हैं कि जिसके बारे में आपने ना किसी बुक में शायद अच्छे से पढ़ा होगा, ना ही आपने किसी क्लास में, चाहे आप इवन किसी भी टीचर से किसी अच्छे बड़े संस्थान में, छोटे संस्थान में कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आईटीआई आपने किया होगा, वहाँ भी इस वेल्डिंग के बारे में डिटेल से आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। तो इसीलिए ये क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ कि जिससे सभी बच्चों को क्या हो सके, इस क्लास से हेल्प मिल सके। ठीक है। और रेलवे हो गया, चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, और चाहे वो आपका इसरो हो गया, ये तीनों एग्जाम में इस वेल्डिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए ये वेल्डिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो ये वेल्डिंग आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फायर वेल्डिंग। फायर वेल्डिंग, ठीक है। फायर वेल्डिंग सुना है आप लोगों ने नाम इसके बारे में? ये ऊपर थोड़ा सा जो है मुझे दिख रहा है सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे कि थोड़ा सा ब्लर है, वहाँ पे लाइट का फ्लैश ज़्यादा है, तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फायर वेल्डिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्लास को, स्किप मत करिएगा वीडियो को। अगर जल्दी हो तो वीडियो को स्पीड मोड में देख सकते हैं। चलिए, तो फायर वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? स्मिथी वेल्डिंग। क्या नाम है? स्मिथी वेल्डिंग। स्मिथी वेल्डिंग। अब कुछ याद आया कि आपने कहीं इसको पढ़ा है? नहीं याद आया। और इसका दूसरा नाम क्या है? फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग। हाँ, अब याद आ गया है ना। तो इसका ये तीनों नाम भी आपको क्या करना है? याद करना है, याद रखना है। ये सारे नाम भी इसमें पूछे जाते हैं, है ना, कि फायर वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है। अब वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, मैंने फ्री में यूट्यूब पे करवाया है। जो पेड में, यही वीडियो पेड में भी जाएगी। तो ये आप क्लासिफिकेशन वाला वीडियो एक बार देखेंगे, क्लास देखेंगे, तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि फोर्ज वेल्डिंग जो है हमने तीन प्रकार से क्लासिफाई करवाया था। एक क्या था? ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस। दूसरा क्या था? होमोजीनियस, है ना। और क्या था? हेट्रोजीनियस। क्लियर है? ये तीन चीजें हमने बताई थी आपको, इसको हमने हिंदी में भी बहुत अच्छे से बताया था, इसलिए आज मैं सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। ऑटोजीनियस, होमोजीनियस यानी कि समांगी हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संगलन वेल्डिंग भी बोले थे, है ना। या इसी को, संगलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने फ्यूजन नाम सुना होगा, याद है। और ये क्या हो गया आपका? हेट्रोजीनियस हो गया। एक और नाम ऑटोजीनियस का क्या था? सॉलिड वेल्डिंग था, है ना। था कि नहीं? सॉलिड। इसका क्या था? लिक्विड। और इसका क्या था? सॉलिड प्लस लिक्विड। याद आया? इसको सॉलिड क्यों बोलते थे? क्योंकि जब इस प्रकार की कोई भी वेल्डिंग करते थे, ऐसी वेल्डिंग जो कि ऑटोजीनियस में आती थी, हमने बताया था आपको क्लासिफिकेशन में, तो उस वेल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड वेल्डिंग बोलते थे, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि इसमें जब हम वेल्डिंग करते थे तो जिस मेटल की, जिस पार्ट की, जिस धातु की आप वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग पिघलाते नहीं थे, मेल्ट नहीं करते थे। अब मेल्ट नहीं होगा तो लिक्विड नहीं बनेगा भाई, ठोस ही तो रहेगा वो। क्या रहेगा वो? ठोस रहेगा। अब लिक्विड कब बनेगा? जब हम पूरी तरह से, जिस पीस को हम लोग को जोड़ना है, उस पीस को हम लोग क्या करें? पिघला दें एकदम से, पिघल जाए तो वो बहने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। यही तो बात थी। तो इस ऑटोजीनियस और इस सॉलिड के अंदर हमने आप कुछ वेल्डिंग के नाम लिखवाए थे, जिसमें क्या थी? फोर्ज वेल्डिंग थी। क्लियर है? बाकी इसमें आप आर्क वेल्डिंग पढ़ते हैं लिक्विड में, है ना, गैस वेल्डिंग पढ़ते हैं, थर्मिट वेल्डिंग पढ़ते हैं, GTAW, GMAW, सारी वेल्डिंग आप जो पढ़ते हैं, वो सब किस में है? वो सब फ्यूजन में आती हैं। तो यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, एक्सप्लोजिव, ये सारी वेल्डिंग जो भी आप पढ़े हैं, वो सब किस में आएगी आपका? वो आपकी ऑटोजीनियस यानी कि सॉलिड वेल्डिंग में आएगी। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ये यहाँ पे बताने की बात नहीं थी, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फोर्ज वेल्डिंग की अगर आप परिभाषा के बारे में बात करें, थ्योरी की बात करें, अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि फोर्ज वेल्डिंग क्या है, तो बस इसी क्लासिफिकेशन से आपको बताना है कि फोर्ज वेल्डिंग क्या है। एक प्रकार की सॉलिड वेल्डिंग है या ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। क्या है ये? सॉलिड वेल्डिंग या ऑटोजीनियस वेल्डिंग है।
सॉलिड यानी कि ठोस वेल्डिंग या ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। क्लियर है? यह ऐसे आप लिखिए सेंटेंस बना के, बाकी नोट्स मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठें, ठीक है। तो ये क्या है? यह एक सॉलिड वेल्डिंग या ऑटोजीनियस यानी कि ठोस या ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। अब ये क्या है कि इसको हम लोग फायर वेल्डिंग या स्मिथी वेल्डिंग क्यों बोलते हैं? स्मिथी वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं, स्मिथी का मतलब होता है लोहारीकरण, है ना, या लोहारगिरी, है ना, या लोहारी वेल्डिंग, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब आपने गांव में, जो लोग गांव से होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होते हैं, जो लोहार होते हैं, जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी पार्ट को आपको अगर जोड़ना है लोहे को, तो उसको क्या करते हैं, उसको भट्टी में पहले गर्म करते हैं, फर्नेस में। उस लोहे के पीस को गर्म करने के बाद जब वो लाल हो जाता है, पीला हो जाता है ना, तब उसको हम लोग गर्म करते हैं। बहुत ज्यादा गर्म किए तो सफेद हो गया, है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लोहा फर्नेस पे लाल है तो आप ये नहीं समझेंगे कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ये अभी कम गर्म है, इसमें अभी क्या है, हुआ है, कम हीट इसको मिली है। उसके बाद क्या होगा, वो पीला होगा। फिर जब और आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सफेद हो जाएगा, यानी कि जब व्हाइट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, यानी कि 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच चुका है। उसके बाद क्या करता है लोहार, उसको ले जाता है, किसी एक लोहे के ऑब्जेक्ट पे रखता है, रखने के बाद दोनों को आपस में चिपकाता है, ठीक है, सणसी से पकड़ के। जैसे चिमटा होती है रोटी बनाने वाली, तो आप चिमटे से रोटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा, उसी प्रकार से वो तो बहुत गर्म है। तो उसको आप क्या करेंगे, टोंग्स यानी कि सणसी होती है, उससे पकड़ करके उस लोहे को पास लाएंगे। पास ला करके हैमर के द्वारा यानी कि हथौड़े के द्वारा उसको पीट कर उस पर प्रेशर क्रिएट करके उस पर दाब बना करके क्या करता है, वो जोड़ बनाता है। आपने ये देखा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखिएगा कि कैसे काम करती है ये मेल्टिंग पॉइंट के। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, गलन बिंदु। ऐसा बिंदु जहां पर गर्म करते ही आपका लोहा या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, बहने लगे, वो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज में पूछा जाता है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करना है, तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है, थोड़ा कम, थोड़ा कम तापमान पर कार्यखंड को, कार्यखंड को फर्नेस यानी भट्ठी में गर्म करते हैं। कितना करते हैं, गर्म करते हैं। अब आपके लिए उदाहरण के लिए पूछा जाए तो आप 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 80 से 90% ही तक जो है आपको हीट करना है, 80 से 90% तक ही जो है हीट करना है। अगर आप 100 कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना, गलन बिंदु पे वो पहुंच जाएगा। तो गलन बिंदु पे नहीं पहुंचाना है आपको 80 से 90%। यानी कि अगर कोई आपके पास लोहा है 1000 में, क्या हो रहा है, वो गल जा रहा है। तो 1000 का 80-90% मतलब कि हमको गलाना नहीं है इसको, 800 डिग्री सेंटीग्रेड या आप बहुत करो तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करो डियर, इसको आप गर्म कर लो। आपने गर्म किया, कार्यखंड को फर्नेस भट्टी में गर्म करते हैं। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, उसके बाद आपको टोंग से पकड़कर, टोंग यानी कि सड़सी, है ना, से पकड़कर दो वर्क पीस होंगे भाई, जोड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक मार्कर है, इसको कहां से जोड़ेंगे आप, किसी ना किसी चीज से तो जोड़ रहे होंगे। तो दोनों वर्क पीस को गर्म करेंगे, ऐसा नहीं कि एक को गर्म करेंगे, ठीक है। तो दोनों वर्क पीस को गर्म किया आपने फर्नेस पे, ठीक है। गर्म करने के बाद आप लेकर के आए, एनविल पे आपने रखा और उनको सणसी से, टोंग से पकड़ के आपस में लाना है, मिलाना है। जैसा आपको जोड़ बनाना है, लैप बनाना है तो ऐसे चढ़ा देना है, पट बनाना है तो ऐसे बना देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें, उसके बाद पकड़कर आपस में मिलाकर
आपस में मिलाकर क्या करते हैं डियर, आपस में मिलाकर हथौड़े से या हैमर से, हैमर या हथौड़े से चोट मारकर, चोट मारकर जोड़ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे जो है इस सिद्धांत पे हमारी पूरी की पूरी फोर्ज वेल्डिंग या फायर वेल्डिंग या स्मिदी वेल्डिंग काम करती है। ये वेल्डिंग टेक्निकी बहुत ही, ये वेल्डिंग तकनीकी क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। ये आज की कोई नहीं है, ये आज हमारे जो पुरखे रहे होंगे, हमारे बाबा के बाबा रहे होंगे, दादा के दादाजी के दादाजी रहे होंगे, यानी कितने पुराने, लगभग 1500 ईसा पूर्व से ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मशीनों की जरूरत नहीं होती है, बेसिक सा चीज है। उन लोगों ने देखा कि यार गर्म करते हैं हम लोग, गर्म करके आपस में क्या करते हैं, चोट मार देते हैं तो जुड़ जाता है ना, और किसी प्रकार कोई खर्चा भी नहीं है। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अब तो फिलहाल जो है मास प्रोडक्शन में इसका यूज नहीं किया जाता है, फिर भी आप लोग गांव घर में अभी भी देखेंगे तो लोग जो घर में छोटे मोटे उपकरण होते हैं लोहे के या रॉट आयरन के या माइल्ड स्टील के, उनको जोड़ने के लिए अभी भी कहाँ जाते हैं, स्मिदी वेल्डिंग के तरफ ही वो लोग जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये सस्ता होता है। तो बहुत पुराना मेथड है ये। कितना मेथड पुराना मेथड है? लगभग 1500 ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व आपसे पूछा जा सकता है ये। तो ये कितना है? 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट वेल्डिंग है ये, बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है। ये तो भैया हो गई आपकी कि कैसे आप इसकी वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारी चीजें क्रिएट करेंगे तो आपकी वेल्डिंग जो है वो बन जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। एज अ वेल्डर आप जा रहे हैं जोड़ने, तो आपको पहले से ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें। अब आपने फर्नेस ले लिया, फर्नेस में मेटल पार्ट को डाल लिया, अब आगे आपको पता ही नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप मार्केट जाएंगे सामान लेने ना। जब आप घर बनवाना स्टार्ट करते हैं, घर में कोई पकवान बन रहा होता है, तो पहले से क्या होता है, मम्मी लोग पूरी लिस्ट बना के देती हैं कि ये सामान आप क्या करिए, ले करके आइए घर पे, तब सामान बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि खाना बनना स्टार्ट हो गया, पकवान बनने स्टार्ट हो गए और उसके बाद जो है पता चला शक्कर नहीं है ना, मसाले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से जाननी ज़रूरी हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। इसको रफ करें हम या यहीं पे देख लेते हैं? ठीक है, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण। कौन कौन से उपकरण होते हैं? बहुत बेसिक सा उपकरण है, इसीलिए सबसे सस्ती मेथड है, इसीलिए सबसे पुराना मेथड है, किसी प्रकार की कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास फर्नेस होनी ही होनी चाहिए। फर्नेस नहीं होगी, भट्ठी नहीं होगी, तो गर्म कहाँ करोगे आप उसको? तो फर्नेस ध्यान रखिएगा, फर्नेस यानी कि भट्ठी। भट्ठी आपका पहला उपकरण है। अब सवाल ये उठेगा कि सर भट्ठी को हम लोग जलाएंगे, कौन सा ईंधन इसमें डालेंगे? तो कभी कभी आप लकड़ी का भी ईंधन यूज कर सकते हैं। गांव में हमने देखा है, खुद हमारे गांव में, खुद मेरे बचपन में, अब तो शायद बंद हो गया है, बट उस टाइम पे लकड़ी जला करके, कुल मिला के आग जलाना है, हीट उत्पन्न करनी है। तो कभी कभी तो आप क्या करेंगे, लकड़ी यानी कि वुड यूज कर लेंगे जला करके। और ज़्यादा आपको हीट चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट यही होता है कि आप कोयला यूज करें, कोल यूज करें। क्या करें? कोल यूज करें। तो ये आप ईंधन के रूप में आप वुड या कोयला या कोल आप यूज कर सकते हैं। ये आपने ईंधन बना लिया, ये आपने फर्नेस ले लिया, ईंधन आपके पास आ गया, ये सारी चीज़ें आप जान गए, सब लिस्ट में आप नाम लिख रहे हैं, अभी मार्केट से जाकर के सारी चीज़ें आपको लाना है। ठीक है, ऐसे समझना है। तो अब क्या हुआ कि फर्नेस आप लेकर के आए, उसमें आपने लकड़ी या कोयला आप अपने अनुसार लेकर के आए। उसके बाद आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? अब ज़रूरत पड़ेगी आपको एनविल की। अब आप पूछेंगे सर एनविल क्या है? एनविल, सेकेंड नंबर क्या है? एनविल। एनविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निहाई। आप शायद कुछ लोगों को पता होगा, नहीं भी पता हो तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या है भैया निहाई, है ना। ये देखिए, ये आपकी क्या है? ये निहाई है।
ध्यान से देखिए, इसका फिगर भी आप बना लें। जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये आप इनके बारे में जानते रहें, ठीक है। ये क्या है? आपकी निहाई है। इसका काम क्या है सर? क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं? निहाई का काम क्या है? आपने गर्म कर लिया मेटल पार्ट को, किसी न किसी चीज पर रख के आप उसको पीटोगे ना, तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा। जमीन पे आप उसको रख लिए, आपने हथौड़ा मारा, जमीन में धंस गया, वो जमीन के अंदर चला गया, है ना। तो अर्थ पे भी आपको नहीं रखना है, तो इसके लिए आपको किसी ठोस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस पे आप रखें तो क्या हो, सपोर्ट मिले आपके वर्कपीस को। उसके बाद वो आप ऊपर से हैमर से प्रहार करें और वो क्या हो, आपका ज्वाइंट क्रिएट हो जाए। मतलब समझ में आया निहाई का? क्लियर है। ये किसकी बनी होती है? या तो कास्ट आयरन की बनी होगी या तो कास्ट स्टील की बनी होगी। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा। या किसकी बनी होगी? कास्ट स्टील की। ठीक है, मटेरियल पूछा जा सकता है, तो एनविल क्या है? ढलवा लोहा या कास्ट स्टील की बनी होगी। उसके बाद क्या है, आपको जरूरत पड़ेगी टोंग्स, यानी कि संडसी, है ना। आपको पकड़ना भी तो है। टोंग्स, टोंग्स क्या है? सड़सी। वही चिमटा, रोटी बनाना है आपको तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं उनको ये भी दिखाऊंगा। ये देखिए, एक हाथ में इसमें हैमर पकड़ा है, एक हाथ से इसने क्या पकड़ा है? सणसी। क्योंकि डायरेक्ट आपका जो पार्ट है वो तो बहुत गर्म है, उसको हाथ से पकड़ोगे नहीं ना, तो आपको सणसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये टोंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका टोंग हो गया। इससे आप पकड़ करके ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे और हैमर से क्या करेंगे? उस पर प्रहार करेंगे। तो हैमर का भी आप बार बार जिक्र सुन रहे हैं, तो फोर्थ नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? हैमर की। हैमर यानी कि हथौड़ा। अब हथौड़ा भी कई प्रकार का होता है, मैंने टूल वाले चैप्टर में बताया है आपको ना। हथौड़े में आप जो यूज करेंगे हथौड़ा, वो कौन सा यूज करेंगे? स्लेज हैमर, स्लेज हथौड़ा। अब स्लेज हथौड़े की पहचान यही है कि इसका वजन 2 किलो से 10 किलो हो सकता है, 2.5 किलो से 12 किलो हो सकता है, यानी 2 से 10, यानी हैवी होता है, बहुत हैवी होता है ये। उसको पीटना है ना आपको, तो आपको हैवी हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। तो स्लेज हैमर, ये पूछा जाएगा कि फोर्ज वेल्डिंग में कौन सा हथौड़ा आप यूज करेंगे? स्लेज हैमर। क्या यूज करेंगे? मैं हिंदी में भी लिखता चलता हूं, क्योंकि बिहार से और यूपी से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पेड बैच में, और वेस्ट बंगाल से भी हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा, उड़ीसा से हैं, है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका? हैमर हो गया। हैमर आप क्या यूज करेंगे? स्लेज हैमर यूज करेंगे। इसके जो दोनों फेस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। 2 से 10 किलो का जो है इसका वजन होता है, ये मैंने लिख दिया है, हालांकि आपको ये पता भी होगा। ठीक है, अब क्या यूज करेंगे इसके अलावा हम लोग? इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक नहीं सुना होगा आपने। स्वेज ब्लॉक बेसिकली होता यह है कि इसमें अलग अलग शेप बने होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से मोड़ना है, कोई शेप देना है, तो स्वेज ब्लॉक में हर प्रकार का, जैसे वृत्त बना होगा, अर्ध, हल्का सा कर्व बना होगा, हल्का सा तिकोना बना होगा, तो वो स्वेज ब्लॉक होता है। इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई शेप में डालना है, कोई शेप बनाना है, किसी आकार में ढालना है, तो आप स्वेज ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप होते हैं। तो स्वेज ब्लॉक आप लिख लीजिए, क्योंकि उपकरण में आपको ये भी जानना पड़ेगा। स्वेज ब्लॉक, है ना। स्वेज ब्लॉक के बारे में मैंने बता दिया, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। ये स्वेज ब्लॉक हो गया। ये उपकरण हो गए। इतने उपकरण को जो है आपको लगाने पड़ेंगे, और कैसे काम करना है, कैसे करना है, इन सबका यूज मैंने आपको बता दिया। अभी बाकी है, ठीक है, अभी भागना नहीं है आपको। चलिए इसको रफ करते हैं, और अब हम क्या देखेंगे आगे, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने इतनी सारी वेल्डिंग पढ़ी होगी, आपने फ्लक्स के बारे में हर वेल्डिंग में सुना होगा, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या सर इसमें किसी प्रकार का फ्लक्स यूज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हाँ, करते हैं। आप इसमें फ्लक्स का यूज करोगे। क्यों करोगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता हो कि फ्लक्स का यूज हम लोग करते हैं, तो क्या यूज करते हैं फ्लक्स, है ना, ये आप बताइए। उससे पहले एक टेम्परेचर का जो है रेंज पूछा जाता है आपसे।
शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत लोग गलत कर देंगे। पूछा जाएगा कि अगर फोर्ज वेल्डिंग आप कर रहे हैं, स्मिदी वेल्डिंग कर रहे हैं, फायर वेल्डिंग कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट लाल हो गया है, रेड हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो पर्याप्त हीट पा चुका है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, लोहा गर्म होकर लाल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्म है। ये नहीं, वो सबसे कम गर्म है, ये आप ध्यान रखिए। तो लाल, पीला और सफेद, इन तीन स्टेप्स में क्या होते हैं, जो आपके मेटल होते हैं, चाहे वो माइल्ड स्टील हो गया, चाहे वो रॉट आयरन हो गया, वो क्या होता है, रॉट आयरन पे हम लोग बेस्ट मानते हैं फोर्ज वेल्डिंग। ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट फोर्ज वेल्डिंग कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो वो रॉट आयरन के लिए प्रयोग करते हैं। माइल्ड स्टील के लिए भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, और करते ही हैं हम लोग, लेकिन रॉट आयरन के लिए बेस्ट है। तो लाल अगर है तो उसका टेम्परेचर लगभग लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको अंदाजा लगाना है। अब ये 600 से वेरी भी कर सकता है, 650 हो सकता है, 700 भी हो सकता है। उसके बाद पीला है तो आप इसको बोलोगे कि सर ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। उसके बाद जब ये सफेद हो जाए तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गर्म हो चुका है, अब इसमें हीट सबसे ज्यादा आ चुकी है और इसका टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। ये खाका आप याद रखिए। ऐसे वेरिएशन होता है लाल, पीला और तब लास्ट में सफेद, ठीक है। अब इसमें अभी एक टॉपिक आया था दिमाग में, फ्लक्स, है ना, हाँ फ्लक्स। फ्लक्स इसमें यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। तो फ्लक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं फ्लक्स, मैंने हर बार हर वेल्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्लक्स फ्लक्स बेसिकली होता इसलिए है कि जब कोई मेटल पार्ट आपका गर्म हो गया है और आप वेल्डिंग जोड़ बना रहे हैं, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, हवा पहुंच जाएगी, और हवा पहुंच जाएगी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, तो ऑक्सीडाइज का काम कर देगी वो, है ना, नाइट्राइड बना देगी वहां पे। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्कपीस कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जब जहाँ पे ज्वाइंट क्रिएट होगा बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। तो जब आप फोर्ज वेल्डिंग कर रहे होंगे, फ्लक्स का यूज मैंने बहुत पीछे पढ़ा ही दिया है कई बार, तो अब यहाँ पे मैंने लिखवाऊंगा कि फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। नोट्स मिलेगा वहां पे आप लोग देख लेना, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी इससे पहले कई बार। तो फ्लक्स देखिए, इसमें दो प्रकार का फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं। एक तो सिलिका सैंड, सिलिका सैंड वही है भैया बालू, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, सिलिका सैंड बालू हो गया, या फिर बोरेक्स, बोरेक्स वही आपका सुहागा, ठीक है। अब कब सिलिका सैंड यूज करेंगे, कब बोरेक्स यूज करेंगे, अगर आप माइल्ड स्टील की कर रहे हैं, है ना, यानी कि मृदु इस्पात की कर रहे हैं वेल्डिंग, तब आप क्या यूज करेंगे, बोरेक्स यूज करेंगे। सिलिका सैंड कब यूज करेंगे, आयरन में, बेसिकली रॉट आयरन में, क्लियर है। ये आपका फ्लक्स हो गया। ये फ्लक्स आप लपेट करके उसके बाद लेकर के आएंगे तो अंदर हवा नहीं जा पाएगी, तो किसी प्रकार का जो है वो डिफेक्ट नहीं हो पाएगा वेल्डिंग में, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या लाभ है भैया इसका, फायदे बताइए। लाभ, इतनी महिमा बखान हो गई तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, है ना। तो लाभ यही है कि इसमें किसी प्रकार के फिलर मेटल का यूज नहीं हो रहा है। दो ठो पार्ट आपने लिया, दो पार्ट आपने लिया, खूब गर्म किया, इसको गर्म करके इसको सटाया, ठीक है। सटाने के बाद आपने क्या किया, हैमर से पीट दिया। अब जब हैमर से पीट दिया, क्या इसमें कुछ आपने दूसरा चीज डाला, नहीं डाला, तो नो फिलर मेटल रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिएगा, नो फिलर मेटल रिक्वायर। अब जब नो फिलर मेटल रिक्वायर हुआ है सर, तो क्या होगा, लो कॉस्ट, है ना, खर्चे भी कम होंगे। फिलर मेटल भाई अलग से आपको कोई एक रॉड खरीदनी पड़ती, अलग से कुछ पिघला के डालना पड़ता, भरना पड़ता, तो कुछ खर्चा उसका भी होता। तो ये हमारा खर्चा क्या हो गया, बच गया, ये कॉस्ट हमारी क्या हो गई, बच गई है, क्लियर है। उसके अलावा क्या है आपका, किसी भी शेप का अगर आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप का है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो है टेढ़ा है, कैसा है ना, कि आपका जो है तिकोना है, वर्गाकार है, त्रिभुज है, कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, कोई भी पार्ट हो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, है ना। तो एनी शेप, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये एनी शेप पार्ट वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का, लो कॉस्ट यानी कि कम खर्च, ये लिख लीजिए आप। और नो फिलर मेटल यानी कि
पूरक धातु की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, पूरक धातु की जरूरत नहीं होती है ना। एनी शेप पार्ट वेल्ड कर सकते हैं और साथ में लो इनिशियल कॉस्ट होती है। तो सर घाटा क्या है, सारे तो फायदे ही फायदे हैं। तो हम लोग यही वेल्डिंग या काहे नहीं हर जगह करते हैं? क्या कारण है कि हम लोग और दूसरी वेल्डिंग पढ़ते हैं और दूसरी वेल्डिंग देखते हैं, इसका आप लोग बहुत कम देखते हैं यूज। तो सबसे पहला जो है इसका हानि क्या है, बहुत ज्यादा लॉस क्या है कि इसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। लॉस, लॉस को ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। क्या है? डिफेक्ट। डिफेक्ट बहुत ज्यादा, ये क्या है? ज्यादा का चिन्ह है ना। ऐसे ऊपर की तरफ है तो डिफेक्ट क्या है? बढ़ रहा है। नीचे की तरफ है तो डिफेक्ट घट रहा है। डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया आपका? दोष क्या है इसमें? बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। आपने देखा किसी प्रकार का कोई जो है हमने कुछ खास जो है इक्विपमेंट्स नहीं लगाया ना, तो अंदर हवा का कंटेमिनेशन हो ही जाएगा, वो जाएगी ही जाएगी। अब आप सिलिका सैंड से कितना रोकोगे आप, है ना। ना किसी प्रकार की मशीन है, लोहार है, ब्लैक स्मिथ है या वेल्डर है, वो अपने हाथ से ही कर रहा है, तो डिफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ये तो जग जाहिर है, ये सबको पता ही है। उसके बाद दूसरा हानि क्या है कि मास प्रोडक्शन में, नॉट यूज इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जहां पे बहुत ज्यादा धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको मटेरियल वेल्ड कर करके निकालना है, वहां पे आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मशीनें हैं तो आराम से धड़ 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 किया, वेल्ड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले उसको गर्म किया भट्टी में, फिर उसको लेकर के आए सणसी से, फिर आपने उसको ठोंका पीटा, फिर आपने उसको ठंडा किया, तब कहीं जाकर के एक जो है आपका मटेरियल तैयार होगा। तो क्या होता है आपका मास प्रोडक्शन में, यानी कि जहां पे बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे आपका यूज नहीं करते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमी होती है। वही चीज हो गया, जब धीमी होगी तो मास प्रोडक्शन में आप कहां से यूज कर पाएंगे, है ना। उसके बाद स्लो तो है ही ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्किल वर्कर चाहिए इसमें, स्किल वर्कर, और बहुत ही हाई स्किल वर्कर। अभी आप पढ़ रहे हो हमसे, आपसे कोई बोले कि आप जाकर के फोर्ज वेल्डिंग कर दो, तो आप अपने हाथ पे चोट मार लोगे, इधर उधर मार दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ही सटीक, कि वो जान भी जाए, कलर को देख के जान जाए कि कितना कलर हो गया है, अब इसको निकालना चाहिए, पकड़ना चाहिए, यहाँ ले जाना चाहिए सेफ्टी के अनुसार। तो बहुत ही स्किल आदमी इसके लिए चाहिए। ये भी क्या है, नुकसान ही है एक प्रकार का, है ना। तो यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे साइकिल, साइकिल को जो आपकी फ्रेम बनती है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। जो शॉर्ट गन होती है ना, उसकी बैरल भी आप जो है इसी से बनाते हैं। और साथ में जो गाड़ियों की क्रैंक सॉफ्ट, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। जो गाड़ियों की क्रैंक सॉफ्ट होती है वहां पे भी आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज के बारे में हम लोग बात करें, यूज, यूज या एप्लीकेशन या उपयोग, बात वही है। भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं, कोर्स के बारे में कुछ कमेंट करेंगे तो नीचे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाइए। 399 रुपये फीस है कोर्स की सर, ठीक है। इसी में आपको पूरी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में आपको नोट्स मिलेगा। यूपी बिहार वालों के लिए नोट्स की व्यवस्था हिंदी में की गई है स्पेशल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब के लिए इंग्लिश की नोट्स अवेलेबल करवा दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो लोग फुल लेना चाहेंगे बैच, वो 599 का, उसमें बहुत सारी और सारी सुविधाएं हैं। ई बुक मिल जाएगी आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना है और नोट्स आपको मिलेगी। तो 399 रुपये फीस है, जा करके ज्वाइन करिए और पढ़िए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यूज़ हम लोग देख रहे थे, है ना। यूज़ कहाँ है हम लोग, साइकिल, साइकिल में यूज़ करते हैं। शॉर्ट गन बैनर में, बैरल में यूज़ करते हैं, बैरल, बैरल बनती हैं, ठीक है। उसके साथ में आप इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट बनती है गाड़ियों की, क्रैंक सॉफ्ट, गाड़ियों की क्रैंक सॉफ्ट। ये सारी चीज़ें आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी घरों के छोटे मोटे काम में तो आप इसका यूज़ करते ही हैं, तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। कोई फिगर रह गया हो, मैंने शायद कुछ और भी ऐड किए होंगे तो आपको दिखा देते हैं।
ये इस टाइप से कुछ होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हैमर से एनविल पर रख के दो पार्ट्स को क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। और कैसी ज्वाइंट बनाई जा रही है आपके यहाँ पे, लैप ज्वाइंट बनाया जा रहा है। क्लियर है, ये आपका लैप ज्वाइंट बन रहा है। चलिए, तो उसके बाद इसमें आप, हाँ ज्वाइंट से याद आया कि कौन कौन सा ज्वाइंट बनता है इसमें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लैप ज्वाइंट बना सकते हो और बट ज्वाइंट बना सकते हो। लैप का मतलब क्या होता है, चढ़ाव ज्वाइंट, चढ़ाव जोड़। चढ़ाव जोड़ का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इस दूसरे को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके पीट दिया गया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, तो आपका लैप जोड़ हो गया। बट जोड़ में क्या हो गया कि एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, आपस में दोनों को सटा के जोड़ दिया गया, तो ये बट ज्वाइंट हो गया। एक फ्रॉक ज्वाइंट होता है, फॉर्क ज्वाइंट शायद, हाँ फॉर्क है, फॉर्क ज्वाइंट। ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ये कुछ आपका इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। एक मेटल आपका इस तरह से, आप इसको कट कर देंगे, और एक मेटल जो है आपका इस तरह से, ये क्या है आपका फ्रॉक ज्वाइंट हो गया, आपस में जाकर के मिल गया, ठीक है। तो ये फ्रॉक, ये ज्वाइंट भी इसी से बनाया जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको फोर्ज वेल्डिंग के बारे में जानना है, समझना है। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स छोड़ देना, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ पे फुल कोर्सेज ज्वाइन करिए। बाकी जो छोटे छोटे और भी टॉपिक मुझे लगेंगे कि यूट्यूब पे डालने चाहिए, वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फोर्ज वेल्डिंग के बारे में शायद डिटेल में कहीं नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर कराना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। और हाँ, मैं भूल जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और क्योंकि वेल्डर ट्रेड के लिए ही सिर्फ ये चैनल है, ठीक है। बाकी और भी अदर चैनल जो भी हैं वो ट्विटर पढ़ा रहे हैं, उसी में वेल्डर वालों को एडमिशन दे रहे हैं, तो ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वेल्डर के लिए है। तो वेल्डर की पावर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।